हमने जेपी सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय के मौत का बदला ले लिया है। यह बहुत दुख की बात है कि 30 करोड़ भारतीयों के सम्मानित नेता लाला लाजपत राय की हत्या एक मामूली से अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने अपने हाथों से कर दिया। यह हिंदुस्तान के मर्दों और नौजवानों के लिए खुली चुनौती थी, लेकिन आज पूरा संसार यह देख लिया है कि हिंदुस्तान के लोग कोई निष्प्राण नहीं हो गए हैं, उनके खून अभी जमे नहीं हैं। इस राष्ट्र के लोग अपने देश की आन के लिए अपने प्राणों तक दांव पर लगा सकते हैं। दोस्तों, यह विज्ञप्ति 18 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी की तरफ से अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मारने के बाद जारी की गई थी और यह उस समय अखबारों में भी छपा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने महज 1 महीने के अंदर राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि ने ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को मुख्य दोषी सैंडर्स को मार गिराया था। अंग्रेजी सरकार में हाहाकार मच गया। उसके बाद इन पे मुकदमे चले। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। 2 साल जेल में रहने के बाद फांसी का तारीख तय हुआ 24 मार्च 1931। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 12 घंटे पहले ही, मतलब 23 मार्च को ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और ऐसा सुनकर शहीद आजम भगत सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी, मैं आपको उस दिन का पूरा कहानी, जैसा कि जेलर, वकील और साथ में रहे कैदियों ने किताबों और लोगों के माध्यम से बताया था, आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाइब बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा, आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण की निश्चिंतता ने उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मुनहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें ला कर दें, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार है। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता को स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे।
सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाए। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन आ गया कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों को जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोढ़ी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोढ़ी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन आएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। अभी उनमें आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही अंग्रेजी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों ने इस नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि अंतिम संस्कार तो दूर, इन शवों को ठीक तरह से जलाया भी नहीं गया। तो दोस्तों, यह था शहीद भगत सिंह का पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।